हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपसे CSI नेट दिसंबर 2022 एंड जून 2023 के मर्ज एग्जाम में। इस वीडियो में हम मेनली शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आने वाला वीडियो जो है उसमें हम शिफ्ट 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको क्वेश्चंस को खोजने में या उनके सॉल्यूशन को खोजने में आसानी हो। सो लेट्स प्रोसीड। साथ ही साथ इसके जो नोट्स होंगे वो मैं टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उसको ले सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम टीचिंग पाठशाला है, तो आप नोट्स को वहां से ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, होम्योटिक सेलेक्टेड जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वुड यू एक्सपेक्ट इफ द अल्ट्राबाइथोरेक्स जीन इज डिलीटेड। यानी जिस जीन का नाम हम UBX के नाम से जानते हैं, UBX जीन, जो कि मेनली T3 रीजन में एक्सप्रेस होता है, बोला जा रहा है कि अगर अल्ट्राबाइथोरेक्स जीन को डिलीट कर दिया जाए T3 सेगमेंट में से तो क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस पिक्चर को आपको शो करूं तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अ T1 सेगमेंट, ये ग्रीन वाला पोर्शन दैट इज T2 एंड ये पिंक वाला पोर्शन दैट इज T3। ओके, अब T3 में इस वाले पोर्शन में देखिए ये UBX जीन एक्सप्रेस कर रहा है, तो अगर इसको डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम UBX को डिलीट कर देते हैं तो ये जो T3 सेगमेंट है ये T2 सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी T3 सेगमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू T2 सेगमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी फीचर्स, जो भी फिनोटिपिक फीचर्स हम T2 में देख रहे थे वही सारा का सारा फीचर T3 एरिया में भी चला आएगा। यानी ऐसा ड्रोसोफिला जिसमें कि UBX जीन का म्यूटेशन हो गया है उसमें आपको टोटल 2 T2 सेगमेंट देखने को मिलेगा, यानी T2 सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो जाएगा, जिसे हम T2 सेगमेंट या थोरेसिक सेगमेंट 2 के नाम से जानते हैं। बस हमको ऐसा ही ऑप्शन खोजना है, ठीक है। और जितने भी फीचर, जैसे कि T2 सेगमेंट का फीचर क्या होता है कि यहाँ पर 2 विंग्स पाए जाते हैं एज वेल एज 2 लेग्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि अल्ट्राबाइथोरेक्स जीन अगर डिलीट हो जाता है तो T3 सेगमेंट T2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स T3 सेगमेंट में भी 2 विंग्स एंड 2 लेग्स चले आएंगे। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये ड्रोसोफिला में जो विंग्स होंगे उनका डुप्लीकेशन हो जाएगा, यानी T2 सेगमेंट का एक तरीके से डुप्लीकेशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं T3 segment will convert into T2 segment if ultrabiothorax gene get mutated। तो पहला ऑप्शन है द थर्ड thoracic segment is transformed to another second thoracic segment and a fly with 4 wings। अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया गया है। यस, T3 सेगमेंट जो है T2 सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस रीजन में भी जो है आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। तो 2 विंग्स T2 सेगमेंट के लिए हो गए और 2 विंग्स T3 सेगमेंट के लिए हो गए, टोटल मिला के हो गए 4 विंग्स, ठीक है। तो इस ड्रोसोफिला के पास 4 विंग्स होंगे। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला गया है। नेक्स्ट है थर्ड थोरेसिक सेगमेंट डेवलप हॉल्टेयर्स, नो। सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट लूजेस विंग्स। तो देखिए UBX में म्यूटेशन हुआ है, UBX थर्ड थोरेसिक सेगमेंट में है, तो T2 सेगमेंट में क्यों कोई भी इशू होगा। लास्ट है द फर्स्ट एंड सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट फ्यूज एंड विंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट, नो, नॉट एट ऑल। सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होने वाला है फर्स्ट। अगला सवाल है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ब्लास्टोमियर इन अ 4 सेल स्टेज ऑफ C. elegans एम्ब्रियो। C. elegans से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके एम्ब्रियो से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कंडीशंस रखे गए हैं, आपको सही ऑप्शन को ऑप्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने C. elegans बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी वो सारे स्टेटमेंट आपको बताने हैं जो एकदम सही हैं कॉम्बिनेशन में जो कि दे के रखा गया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है, द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमियर इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। EMS का जो EMS ब्लास्टोमियर जो हमको मिलता है C. elegans में, उसका जो फेट है वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है। क्या ये स्टेटमेंट सही रहेगा। देखिए EMS का जो फेट होता है वो कंडीशनली स्पेसिफाइड होता है, यानी EMS आगे चल के MS और E तभी बना सकता है जब ये P2 के साथ इंटरेक्शन में हो। क्योंकि अगर आप 4 सेल स्टेज को ध्यान में रखते हैं तो उस वक्त पे जो EMS है
वो P2 के साथ somehow इतने क्लोज एसोसिएशन में रहता है। P2 से EMS को सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल के थ्रू EMS जो है आगे चल के MS और E में कन्वर्ट होता है। अगर इसे P2 का सिग्नल ना मिले तो EMS जो है E नहीं बना पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 MS सेल बना देगा। यानी जो इसका नॉर्मल फेट है उस नॉर्मल फेट से ये हटके कुछ बनाएगा। लेकिन अगर ये P2 के साथ इंटरेक्शन में रहता है, P2 से इसे एक सिग्नलिंग मिलती रहती है, तब जाके ये अपना नॉर्मल फेट गेन करता है। तो जब भी किसी सेल को किसी और सेल से इंटरेक्शन की जरूरत पड़े तो वो कहीं ना कहीं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करता है। ये ऑटोनॉमस तब होता जब ईएमएस को आप अकेले कर दो फिर भी वो एमएस और ई नाम के सेल को बनाता। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड नहीं होता है, ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, द डिफॉल्ट फेट ऑफ ईएमएस ब्लास्टोमियर इज एमएस सेल लीनिएज। ये एकदम सही है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ईएमएस को आप अकेले कर दो, ईएमएस को अगर आप आइसोलेट कर दो तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 एमएस सेल बना देगा। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट फेट। जब इसको कुछ ना मिले तो ये क्या करेगा, तो ये 2 एमएस बना देगा। यानी एमएस क्या है, एमएस एक डिफॉल्ट फेट है, राइट। तो ईएमएस का जो डिफॉल्ट फेट होगा वो होगा एमएस सेल लीनिएज। तो देखा जाए तो ये बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ई सेल लीनिएज। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो P2 सेल ईएमएस से इंटरेक्ट कर रहा है, देखा जाए तो ई को ही तो प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि एमएस तो बाय डिफॉल्ट भी प्रोड्यूस होना है। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा वाला भी एमएस ना बने, इसके लिए P2 का इंट्रैक्शन चाहिए और P2 की वजह से ही ये E बनेगा। तो जो ये स्टेटमेंट बोला है ये काफी डीप स्टेटमेंट बोला है, लेकिन एकदम सही बोला है। लास्ट देखिए, एज्यूमिंग दैट अ रिसेप्टर नीड टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट, यानी यहां के कंडीशन को लेकर इन्होंने बोला है। एज्यूम दैट अ रिसेप्टर नीडेड टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट, a C. elegans embryo where the receptor is constitutively active is likely to develop a cell of E fate only in all 3 of the above cases। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए एक रिसेप्टर है जिसके एक्टिवेशन की वजह से ई फेट बनता है और उस रिसेप्टर को हम लगातार एक्टिव कर दें तो तीनों ही केसेस में जो है हमको ई फेट मिल जाएगा। तो देखिए यहां भी ईएमएस है, अगर यहाँ पे भी यहाँ पे रिसेप्टर अगर ओवर एक्सप्रेस होता है तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि ई बन जाएगा, इस केस में भी चांसेस हैं कि ई बन जाएगा, एंड इस केस में भी चांसेस हैं कि ई बन जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज ओवर एक्सप्रेस हो जा रही है दैट मीन्स जिसकी वजह से ई बन रहा था अब उस रीजन की जरूरत नहीं है, यानी P2 की जरूरत नहीं है। तो P2 जब यहाँ पे नहीं है तो भी ई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर यानी जो रिसेप्टर ई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लगातार एक्टिव है, यानी वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक म्यूटेटेड कंडीशन है जिसमें कि ई बनने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वो लगातार एक्टिव है। तो अगर इस केस में जब आपने P2 को रिमूव कर दिया है और रिसेप्टर अगर लगातार एक्टिव है तो ई बनेगा। यहाँ पे तो P2 ऑलरेडी है तो यहाँ तो ई बनना ही है, और यहाँ पे P2 को आपने इधर पे शिफ्ट कर दिया बट स्टिल अगर आप देखें तो ये ईएमएस के कांटेक्ट में है ही, तो यहां भी जो है ई बनेगा ही बनेगा। तो वही बोला है कि एज्यूमिंग दैट अ रिसेप्टर नीड टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट, a C. elegans embryo where the receptor is constitutively active is likely to develop a E fate only in all the 3 of the above cases। तो यस बिल्कुल सही है, इन 2 केसेस में तो E वैसे भी बनना था क्योंकि P2 प्रेजेंट है, और इस केसेस में जहां पे P2 हटा दिया गया वहां पे ये क्यों बना, क्योंकि ये रिसेप्टर लगातार एक्टिव है जो कि E बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बी भी सही है, सी एंड डी तीनों ही सही है। तो वी कैन गो फॉर द 4th ऑप्शन, राइट। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो MS बना है ये E बना है, ये तभी बना है जब P2 सेल का यहाँ पे इंट्रैक्शन है, ये जो आप देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये नहीं बनेगा। एक और केस है जिसमें कि ये बन सकता है बिना P2 के, जब इसके रिसेप्टर जो है यहाँ पर एक तरीके से लगातार एक्टिव कर दिए जाए, जो कि डी केस में मेंशन है। सो वी कैन गो फॉर द 4th ऑप्शन। अगला सवाल है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द एनिमल डेवलपमेंट। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं एनिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको सारे करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला, द सेल इज फर्स्ट स्पेसिफाइड टुवर्ड अ गिवन फेट सजेस्टिंग दैट इट वुड डेवलप इनटू दिस टाइप सेल टाइप इवन इन द न्यूट्रल
इन्वायरमेंट। यस, ये बिल्कुल सही है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। जब आप बहुत ही इनिशियल टाइम में सेल का स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो ये चीज वहीं पे क्लियर हो जाती है कि सेल सबसे पहले स्पेसिफाइड होती है, उसके बाद वो अपने उसी फेट के अकॉर्डिंग आगे चल के ग्रो करती है जब वो एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रख दी जाएगी। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज इज ऑब्जर्व इन ट्यूनिकेट्स। तो देखिए, ट्यूनिकेट्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज तो होता है, लेकिन होलोब्लास्टिक रोटेशनल नहीं होता। रोटेशनल आपको मैमल्स एंड निमेटोड्स में देखने को मिलेगा। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनमें आपको बाइलेटरल क्लीवेज देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, इनफोल्डिंग ऑफ शीट ऑफ सेल इज कॉल्ड इनग्रेशन। जो शीट की इनफोल्डिंग होती है उसे हम इनग्रेशन कहते हैं, बट ये गलत है। बिकॉज इनफोल्डिंग जो है सेल की जो शीट है उसकी इनफोल्डिंग को में की सेल देखिए अंदर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड हो रही है, इसे हम इनवैजिनेशन कहते हैं। ओके, इनग्रेशन का नाम नहीं देते हैं। इनग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इनग्रेशन का मतलब हो गया माइग्रेशन। जब इंडिविजुअल सेल जो है एक बेस से माइग्रेट होने लगते हैं तो उसे हम इनग्रेशन कहते हैं। तो इनफोल्डिंग जो है इनवैजिनेशन में होता है और इनग्रेशन में सेल का माइग्रेशन होता है। तो इन्होंने जो है दो वर्ड को मिला के एक स्टेटमेंट में डाल दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन सी आर्चिन एम्ब्रियो। यस, इनफैक्ट 4 सेल स्टेज पे जो आइसोलेशन किया गया था और हर एक आइसोलेटेड सेल ने कंप्लीट प्लूटस लार्वा को फॉर्म किया था, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑल्दो जो अलग अलग मेसोमियर माइक्रोमियर है, जब उनके फॉर्मेशन का स्टेज चलता है तो वहां पे भी हमको काफी कंडीशन में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यस, दिस इज ट्रू। तो देखा जाए तो बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और ए सही है। तो ए और डी को जो है हम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द फ्रॉग अर्ली डेवलपमेंट। आपको बताना है ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, द न्यूकूप सेंटर सेल आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। न्यूकूप सेंटर सेल जो है मेसोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, लेकिन मेसोडर्मल जो नेचर होता है वो मेनली ऑर्गेनाइजर का होता है, ना कि न्यूकूप सेंटर का। न्यूकूप सेंटर के लोकेशन की बात करें ना, तो न्यूकूप सेंटर जो है मेनली आपको डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल एरिया में देखने को मिलता है। यानी अगर ये सेल है तो ये अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो ये रहा डॉर्सल साइड और इधर पे कहीं पे वेजिटल एरिया होता है। तो डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला वेजिटल सेल जो होता है उसी एरिया में हमको न्यूकूप सेंटर देखने को मिलता है। और वेजिटल सेल जहां पे मिलते हैं वो जो रीजन है ये मेनली एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, इसलिए न्यूकूप सेंटर को जो है हम एंडोडर्मल ओरिजिन का मानते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार सीएसआर पूछ चुका है जिसमें कि उसने ऑर्गेनाइजर एंड न्यूकूप सेंटर का डायरेक्ट ओरिजिन पूछा है। तो उसी क्वेश्चन से आप कह सकते हो ये थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि न्यूकूप सेंटर का जो नेचर है वो मेसोडर्मल नहीं होता है ओरिजिन में, ऑर्गेनाइजर का होता है। न्यूकूप सेंटर का एंडोडर्मल होता है। नेक्स्ट है, कॉर्डिन, नॉगिन, गूस्कॉइड आर सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइजर। यस, ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजर प्रोटीन है, तो यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज, द डिफॉल्ट फेट ऑफ एक्टोडर्म इज टू बिकम न्यूरल टिश्यू। यस, जो एक्टोडर्म होता है उसका डिफॉल्ट फेट होता है कि वो न्यूरल टिश्यू बनेगा, लेकिन अगर आप इसी एक्टोडर्म को बीएमपी दे देते हैं तो तब जाकर जो है ये एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको बीएमपी नहीं मिल रहा है, मतलब कि अपने डिफॉल्ट फेट में जा रहा है जो कि होता है न्यूरल टिश्यू, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, बीएमपी लेवल आर हाई इन द प्रिजम्पटिव डॉर्सल मेसोडर्म। बीएमपी का लेवल हाई रहेगा प्रिजम्पटिव डॉर्सल मेसोडर्म में, बट ये डॉर्सल नहीं होता, ये वेंट्रल होगा। यानी आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे बीएमपी का कंसंट्रेशन हाई होता है, एंड दिस इज अ वेंट्रल एरिया। एंड ऑफ कोर्स ये सब सारा पोर्शन मेसोडर्म ही है, लेकिन ये वेंट्रल एरिया है, ये डॉर्सल एरिया है। तो वेंट्रल मेसोडर्म में जो है आपको बीएमपी का कंसंट्रेशन हाई मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीएमपी 4 यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो क्या करेगा, वो जो है यहाँ पर एपिडर्मिस मेनली बनाने का काम करेगा, और हेंस इसीलिए जो है इसका अगर हम ओवरऑल नेचर देखते हैं तो हमको यहाँ पर एक तरीके से बीएमपी का जो रोल है वो हमें वेंट्रल मेसोडर्म में मिलेगा। तो ये डॉर्सल इन्होंने बोला है तो ये गलत हो गया। सो वी कैन गो विथ बी एंड सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द रीजनरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं रिगार्डिंग द रीजनरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला है द रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल इन एम्फीबियंस रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन व्हेन दे आर डी डिफरेंशिएटेड। यानी जो रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा है जो कि हमें एम्फीबियंस में देखने को मिलता है उसे रिटेन किया जा सकता है, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन को रिटेन किया जा सकता है अगर सेल जो है डी डिफरेंशिएट हो गए तब भी। तो ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ रीजनरेशन, तो डी डिफरेंशिएशन के बाद भी रिटेन करना पॉसिबल है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला गया है, ट्रू। सेकेंड देखिए, The transgenic hydra when made to mis-express beta-catenin will show the numerous ectopic tentacles। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखिए, ये साफ साफ गिलबर्ट में एक्सप्लेन करके रखा है। जब आप बीटा कैट का मिस एक्सप्रेशन करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है, कुछ इस टाइप के फिनोटाइप आपको ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने मान लीजिए कि मिस एक्सप्रेस कर दिया बीटा कैटनिन को हाइड्रा में, तो होगा क्या, यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में एक्टोपिक बर्ड फॉर्म होंगे जो कि ऑल ओवर द बॉडी एक्सिस देखने को मिलेगा। इवन जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा होगा ना, उसके टॉप पे भी जो है आपको एक्टोपिक बर्ड्स देखने को मिलेगा। यानी हाइड्रा, मान लीजिए ये एक नया हाइड्रा है तो इसके टॉप पे भी जो है आपको अलग से जो है एक्टोपिक मतलब विच इज नॉट नॉर्मल, तो यहाँ पे भी एबनॉर्मल बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इवन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा। ओके, तो देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे टेंटिकल्स बोला था बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बर्ड की बात है, तो ये जो है एक तरीके से गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन अ प्लेनेरिया इफ द WNT पाथवे इज एक्टिवेटेड देन द पोस्टीरियर ब्लास्टिमा वुड रीजनरेट अ हेड। यानी प्लेनेरिया में अगर WNT पाथवे को आप अगर एक्टिवेट कर देते हो तो जो पोस्टीरियर ब्लास्टिमा होगा वो हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर, तो ये रहा पोस्टीरियर एरिया, यहाँ पर जो है WNT बीटा कैट का एक्सप्रेशन होता है, सिग्नलिंग होती है। पोस्टीरियर साइड में इनका मेन काम होता है टेल बनाना। तो अगर आप WNT को एक्टिवेट भी करते हो, किसी भी एरिया में एक्टिवेट कीजिए, वहां पे ये कहीं ना कहीं टेल ही बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप WNT को एक्टिवेट करते हो प्लेन एरिया में, तो पोस्टीरियर साइड का जो ब्लास्टिमा होगा वो टेल में कन्वर्ट होना चाहिए, ना कि हेड में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, अ रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा इज फॉर्म्ड इन द मैमेलियन लिवर। बट देखा जाए तो मैमेलियन लिवर में तो कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है, जिसमें इसका कोई ब्लास्टिमा का कोई केस नहीं होगा। तो वी कैन से दैट ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इस PDF को जो है मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे टीचिंग पाठशाला के, आप जो है उसको वहां से कॉपी कर सकते हैं, जो भी नोट्स होंगे वो इसी में मेंशन होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। Thank you so much everyone, as well as you can share your valuable feedback in the comment section. Have a great day guys, bye bye.